हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, NKGS रिसर्च चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो कोशिका के मेन पार्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। ये कोशिका का मेन यानी मुख्य भाग कौन कौन है उनके बारे में बताने वाले। जैसे एक नंबर है कोशिका भित्ति, दूसरा नंबर है कोशिका झिल्ली, तीसरा नंबर है तारक, चौथा नंबर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पाँचवा नंबर है राइबोसोम, छठा नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया और सातवां नंबर है गोल्गी का और आठवां नंबर है लाइसोसोम और नौवां नंबर है लवक, 10वां नंबर है राजधानी और 11वां नंबर है केंद्रक। इस सभी के बारे में आज पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। किसका खोज किसने किया, किसमें क्या होता है, किसका क्या काम है, इसके बारे में आज पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में और अंत तक देखिए, इससे बहुत बेनिफिट मिल सकता है आपको। देखिए, सबसे पहला नंबर था कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये क्या होता है ना, ये पादप कोशिका में पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है। ये किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। और ये सेलुलोज का बना होता है। ये कोशिका का जो है ना आकार फिक्स रखता है, यानी निश्चित आकृति उसकी रखती है। आकार और आकृति दोनों निश्चित रखने का उसको कोशिका में सहायता करता है। कौन? कोशिका भित्ति। और जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लिकेन का ही बना होता है। किसका बना होता है जीवाणु का कोशिका भित्ति? पेप्टिडोग्लिकेन का बना होता है। अब दूसरा है कोशिका झिल्ली। और दूसरा देखिए क्या है ना, कोशिका झिल्ली में क्या है ना, कोशिका झिल्ली के अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, इसलिए इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसका मेन काम, इसका जो है ना, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। इसमें इसका मेन काम है ना, कोशिका में कौन अंदर आया कौन बाहर गया, इसका देख रेख करने का काम कोशिका झिल्ली का होता है। और कोशिका झिल्ली जो है ना, ये लिपिड की बनी होती है। और ये लिपिड का जो घटक है ये फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। और ये जो है ना, बाद में जैविक रासायनिक अनुसंधान से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट दोनों पाया जाता है। अब देखिए कोशिका झिल्ली में क्या हुआ ना, सिंगर और निकोलसन 1972 में क्या किया, उसका एक उन्नत नमूना का प्रतिपादन किया और उस उन्नत नमूने को तरल किमीर के रूप में फिर स्वीकार कर लिया गया। तो पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसने लाया? तो सिंगर वो निकोलसन ने। कब? 1972 ईस्वी में। अब देखिए फिर है सेंट्रोसोम, जिसको बोलते हैं तारक। इसका जो खोज है ना वो बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, यानी सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। और समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का भी निर्माण करने का काम कौन करता है? सेंट्रियोल करता है। अब देखिए तीसरा तारक का हो गया। चौथा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःद्रव्य जालिका। इस किसे कहते हैं? ये क्या होता है ना कि ये कोशिका द्रव में चपटी थैली जैसी एक छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, उसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ऊपर वाला सतह होता है ना, उस पर राइबोसोम का परत चिपका रहता है। तो जिसके कारण जो है ना, उस को खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। और इसके क्या होता है ना, खुरदरी अंतर्द्रव्यिका राइबोसोम में जब अनुपस्थित रहता है तो अंतर्द्रव्य जालिका क्या होता है? चिकनी लगने लगता है। और इस चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के कोशिका जो है प्रोटीन संश्लेषण एवं सर्वन में सक्रिय भाग लेता है, यही चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। और मेन रूप से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में प्राणियों में जो है संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा? तो लिपिड। कौन है? लिपिड। और लिपिड के भांति के तरह एक हार्मोन पाया जाता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में, जो उस हार्मोन का नाम है उस हार्मोन का नाम है अस्टीराइडल हार्मोन। नाम भूल गए थे, उस हार्मोन का नाम है अस्टीराइडल हार्मोन। और देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है ना, ये विभिन्न प्रकार के झिल्लियों का निर्माण करता है। जैसे कोशिका झिल्ली हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गया। इसके जो है ना, इस सभी का जो है ना, केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थ का संचलन करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में ER। अब पांचवा है राइबोसोम। इसका राइबोसोम को सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में इन्होंने पादप कोशिका में देखा। और GE पैलेट 1953 में ही जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण भी कर दिया।
राइबोसोम जो है ना आरएनए नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। आरएनए बोलो तो राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। कौन? राइबोसोम। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। क्यों कहा जाता है ये पता है? ये क्या है ना, प्रकाश संश्लेषण जो है ना, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है निश्चित उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। अर्थात ये जो है ना प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को। देखिए स्तनी लाल रुधिर कणिका में ना तो राइबोसोम पाया जाता ना तो ईआर पाया जाता। ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब ये दोनों नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि लाल रुधिर कण के द्वारा प्रोटीन का विश्लेषण भी नहीं होगा। अब देखिए छठा नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना, कोशिका के ये शोषण स्थल है और कोशिका में इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या वो निश्चित यानी निश्चित नहीं होती है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है? जितने भी ऊर्जा युक्त पदार्थ है ना, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ है, सभी का जो है ना ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और इसलिए यहाँ क्या होता है ना, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में जो है ना एटीपी संश्लेषणकालीन रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। अब देखिए डीएनए तो हम लोग जानते हैं केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन उसके अलावे कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। अब देखिए सातवां नंबर है गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी जो इटली के वैज्ञानिक थे, उन्होंने गोल्जी काय की खोज की। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय में क्या होता है ना, सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। कौन? गोल्जी काय। देखिए गोल्जी काय को यातायात, कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है? गोल्जी काय क्या करता है, जो भी कोशिका द्वारा प्रोटीन संश्लेषण या अन्य पदार्थ की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग किया जाता है, उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। अगर कोई पुटिकाएं उस पदार्थ वाली कोशिका के बाहर स्रावित हो रहा तो उसको बाहर निकलवाने का काम गोल्जी काय का है, उसको बाहर निकलवा देता है कोशिका झिल्ली के द्वारा। इसलिए गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। किसका? कोशिका का। और गोल्जी काय में क्या होता है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण लाइसोसोम का साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम्स में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। और वही गोल्जी काय जो है ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। अब देखिए आठवां नंबर है लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया और यह सूक्ष्म गोल और इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचनाएं होती है। इसका जो है ना निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब देखिए नंबर है लवक। लवक केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ये लवक जो है ना ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है ना, ये हरे रंग का होता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी मदद से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए इसको रसोई घर भी कहा जाता है। किसको? इसलिए इसको हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। तो पूछता है कि क्लोरोफिल में एक मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, लेकिन वही बोलेगा क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीज, लोहा, तांबा ये सब क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब पूछता है कि पत्तियों का रंग पीला क्यों होने लगता है? क्योंकि पत्तियों का रंग पीला होने का रीज़न ये है कि उनमें जो है ना कैरोटीन का निर्माण होता है, तभी पत्तियों का रंग पीला होना शुरू हो जाता है। किसके कारण? कैरोटीन के निर्माण के होने के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या है ना, ये इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन लवक है। ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, इसलिए उसका कोई रंग नहीं होता। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये रंगीन लवक है। रंगीन लवक बोले तो लाल, नारंगी, पीला ये सभी प्रकार के रंग इसमें पाए जाते हैं। जैसे पूछता है कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर विटामिन के पाया जाता है। इसी
क्या है ना, इसे रंगीन लवक कहते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट, यानी बर्नी लवक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए, जितने भी वनस्पति थे उसको पराबैंगनी किरणों को दुष्प्रभाव हो रहा था, उसको बचाने वाले एक वर्णक है जिसका नाम है फाइकोसाइनिन। अब देखिए 10वां नंबर है रसधानी। ये कोशिका का निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरी रहती है। ये जंतु कोशिका में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिका में ये कोशिका का 90% स्थान घेरता है। और इस राजधानी एकल झिल्ली के आवृत होते हैं जिसको ट्रोनोप्लास्ट कहते हैं। और लास्ट में है केंद्रक, 11वां नंबर। ये रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज की और ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। ये कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए, यानी डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। यह कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति में जीवधारियों में सभी कोशिका केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या फिक्स होता है। जैसे मनुष्य में बोले तो कितना 23 जोड़ी, चिंपैंजी में बोले 24 जोड़ी, बंदर में बोले 21 जोड़ी, तो इसी तरह फिक्स रहता है। और प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन और कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमिनीमाटा कहते हैं। अब देखिए, गुणसूत्रों को जो है ना वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है? देखिए, गुणसूत्रों पर जो है ना बहुत से जीन स्थित हो जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हो और हमारे आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि यह जीन जो है ना गुणसूत्र पर ही स्थित होता है एवं गुणसूत्र के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्र को वंशागति का वाहक कहा जाता है। तो आज पूरे कोशिका का जो मुख्य भाग था उसका पूरा मैंने विश्लेषण के साथ बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।